हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखित नॉवेल महाकाली। इसके पहले के दो भाग जथुरा और पोते बाबा दोनों ही चैनल पे अपलोड है और आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और महाकाली पढ़ने से पहले जथुरा और पोते बाबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वरना महाकाली की कहानी आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाकाली, देवराज चौहान और मोना चौधरी के साथ। महाकाली। जहाँ पर पोते बाबा की कहानी रुकी थी, महाकाली की कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। मोना चौधरी की आंखें फटी सी पड़ी थी, चेहरे पर ढेर सारे अजीब से भाव इकट्ठे हुए पड़े थे, जिसकी वजह से चेहरा बदरंग सा हो रहा था। वो एकटक सामने की दीवार को देखे जा रही थी। मोना चौधरी के इस हाल पर मखानी की निगाह सबसे पहले पड़ी। ये क्या हो गया इसको? सबकी निगाह मोना चौधरी की तरफ उठी। मोना चौधरी की हालत देखकर सब चौंके, परंतु मोना चौधरी के रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। नगीना ने आगे बढ़कर मोना चौधरी का कंधे से हिलाते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया मोना चौधरी? ये मैं हूँ बेला, नीलकंठ। मोना चौधरी के होठों से खरखराती मर्दाना आवाज़ निकली। ये सब होता पाकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। कौन नीलकंठ? जवाब में मोना चौधरी के होठों से मर्दाना ठहाका निकला। मोना चौधरी का चेहरा नगीना की तरफ घूमा तो हड़बड़ाकर नगीना एक कदम पीछे हो गई। मोना चौधरी के होठों से निकलता नीलकंठ का ठहाका रुका। हैरानी है कि तू मुझे भूल गई बेला। मोना चौधरी के होठों से पुनः नीलकंठ की आवाज़ निकली। मैं तुझे नहीं पहचानती, नगीना ने कहा। तू भूल गई मुझे, याद कर। मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम अपने बारे में बताओ, देवराज चौहान बोला। तुझे भी मैं याद नहीं रहा देवा? नहीं। कौन हो तुम? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े हुए थे। बाकेला लाठा और रुस्तम राव के कान में कह उठा, तम जानो नीलकंठ को? नहीं बाप, पहली बार नाम सुनेला है। यो मन्नो चौधरी के बीचों में घुस गयो है। पता नहीं बाप क्या रगड़ेला है। गुलचंद कहाँ है? वो मुझे ज़रूर पहचानेगा। मोना चौधरी के होठों से पुनः नीलकंठ की आवाज़ निकली। सोहनलाल यहाँ नहीं है। ओह, गुलचंद तो मेरा खास यार है। तुम अपने बारे में बताओ, महाजन क्या उठा। तुमने बेबी पर कब्जा कैसे कर लिया? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ता, नीलकंठ हंसा। तूने जो करना है कर ले नील सिंह। महाजन दांत भींच कर रह गया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नील सिंह। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम में से किसी की पकड़ में आने वाला नहीं। मिन्नो का दिमाग मेरे कब्जे में है। नीलकंठ ने कहा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम कौन हुई बाप? यो सब करोगे तब अपनी शक्ति का परीक्षण करोगे? का दिखाए हो? त्रिवेणी और भंवर सिंह, तुम दोनों की जोड़ी इस जन्म में भी चल रही है, नीलकंठ ने कहा। जोड़ा? थारा का मतलब होवे हम शादी ना करो हो, जो तुम जोड़ी बोल लो हो। नीलकंठ हंसकर क्या उठा। पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं तुम लोगों के बीच आकर। सब खामोश से मोना चौधरी को देखे जा रहे थे। मेरे बारे में जानना चाहते हो? बहुत अजीब लग रहा है। तुम लोगों को अपने बारे में बताना, क्योंकि मेरे बारे में तो तुम लोग जानते ही हो, परंतु नया जन्म लेकर भूले हुए हो। खैर, सुन लो मेरे बारे में। मैं तभी मोना चौधरी के शरीर को झटका सा लगा। वो लड़खड़ा कर ठिठक गई। इसके साथ ही मोना चौधरी की निगाह हर तरफ घूमी। फिर नजरें हवा में लहराते एक चमकीले बिंदु पर जा टिकी, जो कि मध्यम से इधर उधर लहरा रहा था। कौन है? मोना चौधरी के होठों से नीलकंठ का स्वर निकला। नजरें चमकते बिंदु पर थीं। बाकी सब भी उस चमकीले बिंदु को देख चुके थे। तू बहुत कमीना है। वहाँ महाकाली की आवाज़ गूंजी। तू? महाकाली? मोना चौधरी के होठों से नीलकंठ की आवाज़ निकली। यहाँ क्यों आई? तेरी करतूत खींच लाई। मैंने क्या कर दिया ऐसा? नीलकंठ हंसा। यहाँ क्यों आया? मेरी मर्जी। मैंने पूछा है कि तूने मिन्नो के शरीर पर अधिकार क्यों किया? क्या चाहता है तू? वाह, बात तो ऐसे कर रही है जैसे तेरे को कुछ पता ही ना हो। सब पता है मेरे को, तू अपने मुंह से बता। महाकाली की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। मैं मिन्नो का नुकसान होते नहीं देख सकता। नीलकंठ की आवाज़ मोना चौधरी के होठों से निकली। क्या नुकसान हो गया जो तू तड़प उठा? हुआ नहीं है, परंतु अभी होगा। यह देवा के साथ जथुरा को आज़ाद कराने जा रही है। तो जथुरा को तूने कैद कर रखा है। तू नहीं चाहती वो आज़ाद हो। जो ऐसी कोशिश करेगा तू उसे मार देगी, या वो खुद ही तेरे बिछाए जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देगा, नीलकंठ बोला। और तू ये सब होने से रोक लेगा? कोशिश तो कर सकता हूँ। बहुत भला चाहता है मिन्नो का। महाकाली के स्वर में कड़वापन था। तेरा एक तरफा प्यार अभी भी जिंदा है, जबकि मिन्नो ने कभी भी तेरी जरा भी परवाह नहीं की। ना करे, मुझे तो परवाह है मिन्नो की। पागल मत बन।
हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं और हमें झगड़ना नहीं चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। नीलकंठ मुस्कुराया। छोड़ दे मिन्नो को, चला जा यहाँ से। तू सोबरा की चौकीदारी छोड़ दे, जथुरा को आज़ाद कर दे, पीछे हट जा। मैंने सोबरा से वादा कर रखा है कि जथुरा को सुरक्षित कैद में रखूंगी और आज़ाद नहीं होने दूंगी। तेरे जैसी को सोबरा की बात इस कदर मानते पाकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा महाकाली। सोबरा का एक एहसान है मुझ पर। जो तेरा मन करे तू वही कर। मैं तेरे पास नहीं आया, तू ही मेरे पास आई है। मिन्नो को छोड़कर तू चला जा। कभी नहीं। मेरे से झगड़ा करेगा नीलकंठ? मैं मिन्नो की सहायता करूंगा। मेरे खिलाफ? तेरे से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं तो सिर्फ मिन्नो का बचाव चाहता हूँ, उसी के लिए आया हूँ। इस रास्ते पर चला तो झगड़ा होगा। मैं तेरे साथ कोई रियायत नहीं करूंगी। महाकाली ने गुस्से से कहा। क्या करेगी तू मेरा? नीलकंठ ने कड़वे स्वर में कहा। तू जानता है कि तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ। बेशक, परंतु मुझे जीतने के लिए तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देवा मिन्नो के साथ तवेरा है, तू बीच में मत आ। ये तो तूने अच्छी बात बताई। सुना है तवेरा तंत्र मंत्र की बढ़िया विद्या जानती है। तो तू पीछे नहीं हटेगा? महाकाली की आवाज़ में गुस्सा भरा था। मैं मिन्नो से प्यार करता हूँ। वो तो तेरे से नहीं करती। तो क्या हो गया, मैं तो करता हूँ। हो सकता है वो अब मुझसे प्यार करने लगे। नहीं करेगी, उसकी दुनिया जुदा है। कोई बात नहीं, मैं हर हाल में उसका भला चाहूँगा। मोना चौधरी के होठ हिल रहे थे। नीलकंठ की आवाज़ बाहर निकल रही थी। नुकसान उठाएगा। मुझे समझा मत। हम एक ही गुरु के चेले हैं। मेरा बुरा करेगी तो तू भी नहीं बचेगी। नुकसान तो तुझे भी होगा। उसी पल चमकता बिंदु लुप्त हो गया। मोना चौधरी ने मुस्कुराकर सबको देखा और नीलकंठ की आवाज़ निकली। अब तो आपको कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं मिन्नो का पुराना प्रेमी नीलकंठ हूँ। गुलचंद का यार होता था, परंतु मिन्नो के लिए चाहत थी मेरे मन में। ये जुदा बात है कि मिन्नो ने कभी मेरी परवाह नहीं की। तो अब क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। मैं मिन्नो का भला चाहता हूँ। ये तेरे साथ जथुरा को आज़ाद करने के लिए जा रही और महाकाली जथुरा को आज़ाद करने वाली नहीं। जो ये काम करेगा उसी किसी तरह अपने जाल में फंसाकर मार देगी। जबकि मैं मिन्नो का अहित होता नहीं देख सकता। इसलिए आया हूँ कि महाकाली से मिन्नो का बचाव कर सकूँ। कैसे करोगे बचाव? महाजन ने पूछा। जो पढ़ाई महाकाली ने पढ़ी है वही मैंने पढ़ी है। ये जुदा बात है कि वो मेरे से तेज है। आज उसका नाम है। परंतु मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि मिन्नो का हित ना हो। जथुरा के कैद के बारे में तुम क्या जानते हो? पारसनाथ ने पूछा। महाकाली ने जथुरा को अपनी ताकतों से बनाई कृत्रिम पहाड़ी के भीतर तिलिस्म के जाल में कैद कर रखा है। उस पहाड़ी के भीतर रहस्यों की दुनिया बसा रखी है महाकाली ने। ऐसा मक्कड़ जाल बिछा रखा है कि जो एक बार भीतर गया वो वहीं फंस कर रह गया। बाहर नहीं आ सकता वो। मोना चौधरी के होठों से निकलने वाली नीलकंठ की आवाज़ गंभीर थी। मेरी कोशिश होगी कि पहाड़ी के भीतर महाकाली के मक्कड़ जाल से तुम लोगों को बचाऊं, तुम लोगों को जथुरा तक पहुंचा सकूं। मिन्नो जो चाहती है उसकी इच्छा को पूरा करके मुझे खुशी होगी। तुम भी तो खतरे में पड़ सकते हो, नगीना बोली। मैं? नीलकंठ मुस्कुरा पड़ा। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा शरीर तो मेरे पास में है नहीं। मैं अपनी ताकतों के सहारे मिन्नो के भीतर आया हूँ। अगर कुछ नुकसान हुआ तो मिन्नो का होगा, जो मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हें यकीन नहीं कि तुम महाकाली की ताकतों से पार पालोगे? पूरा यकीन है। वो ताकतवर है, फिर भी मैं तुम लोगों के बहुत काम आऊँगा। वो परेशान हो जाएगी। इन सब बातों में एक अच्छी बात यह भी है कि तवेरा तुम लोगों के साथ है। सुना है वो भी तंत्र मंत्र में खासी माहिर है। तुम्हारी ऐसी कोई शर्त तो नहीं कि मोना चौधरी तुम्हें चाहे तभी तुम हमारी सहायता? नहीं परसू, ये तो मेरी इच्छा की बात है कि मैं तुम लोगों की खासतौर से मिन्नो की सहायता करना चाहता हूँ। बरसों बाद मुझे मिन्नो के काम आने का मौका मिला है तो पीछे क्यों हटूंगा। अब तुम क्या करोगे? तुम लोग सुबह यहाँ से रवाना होने वाले हो, नीलकंठ बोला। हाँ, हर ज़रूरत के वक्त तुम लोग मुझे अपने पास पाओगे। मैं मिन्नो में आ जाया करूँगा। सब चुप रहे। नीलकंठ की आवाज़ पुनः सुनाई दी। मैं अब जाता हूँ। बेबी को तुम्हारे बारे में क्या कहें? कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वो सब जान गई है। मैंने हर बात उसके दिमाग में डाल दी है। ओह। उसके बाद नीलकंठ की आवाज़ नहीं आई। वहाँ खामोशी सी ठहरी। कमला रानी और मखानी कुर्सियों पर पास पास ही बैठे थे। मखानी कमला रानी के कान में बोला, बाथरूम में चलें? हट। कमला रानी ने मुंह बनाया। बार बार थोड़े ना जाते हैं। दिल कर रहा। अपने दिल को संभाल के रख। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। तेरे को तो यही सब सूझता है। तभी सबने मोना चौधरी को गहरी सांस लेते देखा। मोना चौधरी ने सबको देखा, फिर एकाएक मुस्कुरा कर कह उठी, नीलकंठ से मिलकर हैरान हो रहे हो? तुम्हें कैसे पता? महाजन क्या उठा। यहाँ जो भी हुआ उसकी जानकारी नीलकंठ ने मेरे भीतर डाल दी है, मोना चौधरी ने कहा। तुम जानती हो उसे? याद है नीलकंठ की? याद नहीं थी, परंतु नीलकंठ ने याद दिला दी। मस्तिष्क की दबी परतों को सामने ला दिया। अब मुझे सब कुछ याद है। नीलकंठ भी, जथुरा भी, महाकाली भी। यानी तुम्हें सब याद आ गया? हाँ। कौन था नीलकंठ?
सोहनलाल यानी कि गुलचंद का यार हुआ करता था। मेरे पर नज़र रखता था। जहाँ मैं जाती मेरे पीछे चला आया करता था। 2-4 बार प्यार का इजहार भी किया, लेकिन मैंने डांट कर मना कर दिया। इसके बाद भी वो मेरी ताक में ही रहा करता था कि मुझे देख ले। उसके बाद नगरी में आपसी लड़ाई छड़नी आरंभ हो गई थी। हम सबके मारे जाने के बाद जो बचे उन्होंने अपना रास्ता चुना। नीलकंठ तंत्र मंत्र की विद्या लेने गुरु जी की शरण में चला गया था। वहाँ माँ काली भी शिक्षा ले रही थी। मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में बताया। और जथुरा? नगीना ने पूछा। जथुरा ने नागमणि से शिक्षा ली। साधारण सा व्यक्ति होता था जथुरा। नागमणि को जाने क्यों जच गया। यूं नागमणि आसानी से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती। जथुरा को कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी, उनमें सफल होना पड़ा। जथुरा के भाई सोबरा ने भी नागमणि से ही शिक्षा पाई, परंतु नागमणि जथुरा पर ज़्यादा मेहरबान रही। यही वजह है कि जथुरा काफ़ी आगे निकल गया और सोबरा उससे कुछ कमज़ोर पड़ गया। जथुरा की जगमोहन से बना करती थी। उनमें कम ही मुलाकात हो पाती थी, परंतु वे अच्छे दोस्त थे। सबकी निगाह मोना चौधरी पर थी। अब क्या होगा? पारसनाथ बोला। नीलकंठ मुझसे एक तरफा प्यार करता है, यही वजह है कि वो मेरी सहायता को आगे आया, मोना चौधरी ने कहा। लेकिन नीलकंठ महाकाली का मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक नहीं कर सकता, परंतु साथ में जतुरा की बेटी तवेरा भी है। इन दोनों के साथ होने पर हमें बहुत हौसला रहेगा। राह में आने वाली कठिनाइयों से यह हमें बचा सकते हैं, मोना चौधरी बोली। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नीलकंठ अपने शरीर के साथ सीधी तरह हमारे सामने क्यों नहीं आता? नगीना ने कहा। वो नहीं आ सकता। वो लंबी समाधि में गया हुआ है। समाधि तोड़नी पड़ेगी उसे और नुकसान में रहेगा, परंतु वो मेरे शरीर के अंदर आता रहेगा। उसकी मौजूदगी की कमी महसूस नहीं होगी। वो सिर्फ मेरा भला चाहता है। वो मेरे बारे में ही सोचेगा। मेरे अलावा किसी और का भी भला हो जाए तो जुदा बात है, लेकिन हम सब एक ही तो हैं। परंतु नीलकंठ मेरा ही भला करेगा। मोना चौधरी मुस्कुराकर बोली। ये बात उसने स्पष्ट कही है। तुमसे कही? मेरे दिमाग में डाली है। वो मेरे से बात नहीं कर सकता, परंतु जो कहना हो उसे वो बात मेरे दिमाग में डाल सकता है। तो नीलकंठ कल से तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ। कल हम जथुरा को आज़ाद कराने के लिए चल रहे हैं। पोते बाबा रात रात में सफ़र की तैयारी कर देगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी नीलकंठ मेरे में आ जाएगा। उसकी चेष्टा यही है कि महाकाली मेरे को क्षति ना पहुंचा सके। बाकेलाल राठौर ने रुस्तम राव के कान में कहा। छोरे, यो तो घड़ा प्यार का मामलो लागे है। नीलकंठ सीरियस प्यार करेला बाप। मारी वो गुरदासपुरो वाली मारे से सीरियस प्यार ना करो हो। दूसरों के 4 बच्चे जड़ के बैठे हो वो तो। उसका प्यार सच्चा नहीं होइला बाप। सच्चो प्यार हो वो मारे को लस्सी के गिलासों में मक्खनों का गोला डालो को दो, पर वो मारी लस्सी निकाल भी लियो। लस्सी निकालेगा तुम्हारी? वो कैसे बाप? तुम नहीं समझो हो, बच्चों हो हम भी। बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। मखानी ने कमला रानी को कौनी मारी। कमला रानी ने उसे देखा तो मखानी ने आँख के इशारे से बाथरूम की तरफ चलने का इशारा किया। कमला रानी ने मुंह बनाकर चेहरा घुमा लिया। साली नखरे बहुत दिखाती है, मखानी बड़बड़ाया। सारी मेहनत तो मैंने ही करनी है, तब भी से नखरे सूझ रहे हैं। तभी देवराज चौंक के उठा। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि नीलकंठ के रूप में हमें एक सहायक मिल गया जो कि हमें ठीक रास्ता दिखाएगा। मोना चौधरी को? पारसनाथ मुस्कुराया। हम मोना चौधरी के साथ ही तो हैं, देवराज चौहान बोला। महाकाली को नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे लिए अब जाने क्या जाल बिछा रही होगी, नगीना कह उठी। शाम ढल रही थी। सूर्य पश्चिम की तरफ झुकता अपनी सुर्खी बिखेर रहा था। कुछ गहरे बादल थे पश्चिम में। सूर्य की सुर्खी उन्हें पार करने की चेष्टा में उन बादलों के किनारे से तीखी सी होकर निकल रही थी। जगमोहन, सोहनलाल और नानिया बिना रुके अब तक आगे बढ़े जा रहे थे। उनके चेहरों पर थकान नजर आ रही थी, परंतु उनका रुकने का इरादा नहीं लगता था। नानिया का खूबसूरत चेहरा लाली से भरा लग रहा था। मेरे ख्याल में सफ़र लंबा हो रहा है, जगमोहन क्या उठा। थक गए तुम? नानिया ने सोहनलाल से मुस्कुराकर कहा। कुछ कुछ। मैं उठा लूँ तुम्हें? नानिया हंसी। पूछने के लिए मेहरबानी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सोहनलाल ने प्यार से नानिया को देखा। नानिया उसे देखती मुस्कुरा रही थी। चलते चलते सोहनलाल ने नानिया का हाथ पकड़ लिया। तुम कितने अच्छे हो सोहनलाल, नानिया बोली। मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाओगे? ज़रूर ले जाऊँगा। मुझसे ब्याह करोगे? हाँ, तो मैं रानी बनाकर रखूँगा। दोनों के चेहरों पर प्यार का खुमार नजर आ रहा था। तभी जगमोहन कह उठा। कम से कम मेरे सामने तो ये सब बातें मत करो। क्यों? नानिया क्या उठी। तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है? तकलीफ़ होती है तभी तो कह रहा हूँ। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अजीब हो तो। क्या तुम ऐसी बातें नहीं करती? नानिया ने पूछा। नहीं, इन बातों से मेरा दिमाग खराब होता है। फिर वो तुम्हारे साथ कैसे रहती होगी जिससे तुम प्यार करते हो? इसके साथ कोई नहीं रहती, सोहनलाल बोला। ऐसे इंसान के साथ रहेगा भी कौन जिसे प्यार की भाषा पसंद ना हो? वो बात नहीं है, सोहनलाल ने कहा। इसने ब्याह नहीं किया। ऐसे के साथ ब्याह करेगी भी कौन? नानिया ने मुंह बनाकर कहा। वैसे ब्याह तो इसने कर रखा है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। नानिया ने गर्दन घुमाकर सोहनलाल को घूरा। क्या बात है? नानिया बोली। कभी तुम कहते हो ब्याह नहीं किया इसने, कभी कहते हो ब्याह कर रखा है। मैं गलत कह रही हूँ?
कि या तुम गलत कह रहे हो? कहना क्या चाहते हो? इसने नोटों के साथ ब्याह कर रखा है। नोटों के साथ? पैसा, दौलत? इसने और देवराज चौहान ने इतनी दौलत इकट्ठी कर रखी है कि इसका सारा वक्त दौलत को संभालने में ही निकल जाता है। ब्याह जैसी बात के बारे में सोचने की इसे फुर्सत ही कहाँ है? पैसे से ही इसने ब्याह कर रखा है। यूं कहो ना। नानिया ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। किस्मत वाले ही दौलत से शादी कर पाते हैं, जगमोहन मुस्कुरा कर बोला। पर दौलत से तुम औरत कैसा फ़ायदा तो उठा नहीं सकते? नानिया ने कहा। इससे भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ। क्या मतलब? समझा करो, सोहनलाल ने कहा। दौलत हो तो औरत की कमी नहीं होती। छी। तो ये इस तरह कहा? इस तरह औरत को? ये ऐसा नहीं करता, यूं ही बात कही है, सोहनलाल ने बताया। दौलत बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। मैं बच्चे पैदा करूंगी सोहनलाल। ज़रूर करेंगे, सोहनलाल ने प्यार से कहा। हमारा परिवार होगा और अब बस भी करो, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। तुम चिढ़ते क्यों? तुम्हारे नोट बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो? ये चिढ़ता नहीं है, सोहनलाल बोला। इसकी आदत ही ऐसी है, यह ऐसी ही बात करता है। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, नानिया बोली। तुम्हें ये अजीब सा नहीं लगता? शायद थोड़ा सा है। सोहनलाल ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। औरत के फेर में पड़कर तेरे को बदलते देख रहा हूँ सोहनलाल, जगमोहन बोला। अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है, सोहनलाल बोला। वो कैसे? औरत का दिल भी रखना है और यारों का भी। नानिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास पोते बाबा पढ़ें। नानिया के अलावा और भी कई अहम घटनाओं की जानकारी आपको मिलेगी पोते बाबा में। एकाएक नानिया ठिठकी और ज़मीन को देखने लगी। इस वक्त खुली ज़मीन पर थे। जंगल जैसा इलाका पीछे छूट गया था और काफ़ी आगे पुनः जंगल जैसा इलाका नजर आ रहा था। शाम के वक्त वहाँ हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी, कोई और नज़र नहीं आ रहा था। क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। यहाँ से सोबरा का इलाका शुरू हो गया है, नानिया ने कहा। कैसे जाना? मिट्टी के रंग से। जथुरा ने अपनी ताकतों से अपनी ज़मीन की मिट्टी को सुर्ख जैसा रंग दे रखा है, जबकि सोबरा की ज़मीन की मिट्टी भूरे रंग की है। और यहाँ पर मिट्टी के दोनों रंग मिल रहे हैं, लाल और भूरा रंग। यानी कि हम ऐसी ज़मीन पर खड़े हैं जहाँ से सोबरा और जथुरा की ज़मीन बट रही है, नानिया ने सोहनलाल को देख कर कहा। सोहनलाल और जगमोहन ने देखा कि नानिया का कहना सही था। जहाँ वे खड़े थे वहाँ नीचे की मिट्टी सुर्ख जैसी और भूरी मिक्स थी। हम कितनी देर में सोबरा की नगरी पहुँच जाएंगे? जगमोहन ने पूछा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अंधेरा होने वाला है, हमें चलते रहना चाहिए। उसके बाद वह तीनों फिर चल पड़े। कुछ ही देर में मैदानी इलाका पार करके जंगल में प्रवेश करते चले गए। अंधेरा ज़्यादा महसूस होने लगा था, पेड़ों की वजह से। जंगल के बीच काफ़ी चौड़ी पगडंडी बनी हुई थी, जिससे जाहिर था कि यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। वे उसी पगडंडी पर तेज़ी से आगे बढ़ते रहे। दिन की रोशनी अब गायब होने लगी थी। तभी उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ पड़ने लगी। वे ठिठके, एक दूसरे को देखा। कोई इधर ही आ रहा है, नानिया बोली। टापों की आवाज़ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। सोबरा की नगरी की तरफ से कोई आ रहा है, सोहनलाल ने कहा। आवाज़ उधर से ही आ रही है। एक नहीं, ये दो घोड़ों की टापों की आवाज़ है, जगमोहन सोच भरे स्वर में बोला। परंतु एक बात अजीब है कि दोनों घोड़ों की टापों की आवाज़ एक सार है। यानी कि दोनों घोड़े एक समान ही दौड़ते आ रहे हैं। वरना दो घोड़ों की टापों की आवाज़ें तो आगे पीछे पड़कर कानों में ऊबड़ खाबड़ आवाज़ पैदा पड़ती है। घोड़े बग्गी में लगे होंगे, नानिया क्या उठी। जगमोहन ने मुस्कुराकर नानिया को देखा। ऐसे क्या देखता है? नानिया तनक कर बोली। सोच रहा हूँ तेरे में अकल है। ये बात तेरे को पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। पहले तूने ऐसी समझदारी वाली बात कोई की नहीं कि मुझे लगे कि तू समझदार है। सोहनलाल, ये बहुत बोलता है, तेरी तारीफ कर रहा है। तू भी इसकी तरफदारी करने लगा? थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ता है, वैसे तेरी जगह ये कैसे ले सकता है? घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें अब करीब ही सुनाई देने लगी थीं। फिर सामने दूर पगडंडी पर घोड़े दिखे, साथ में बग्गी लगी हुई थी। धूल उड़ाती बग्गी तेजी से पास आती जा रही थी। तीनों की निगाह करीब आती बग्गी पर टिकी रही। पास आते आते बग्गी की रफ्तार कम होती चली गई, फिर रुक गई। अभी दिन की रोशनी बाकी थी। कोचवान की जगह पर घोड़ों की लगाम थामे 40 बरस का एक व्यक्ति बैठा था। मूछें थी, सिर के बाल छोटे थे, सफ़ेद कमीज पजामा पहन रखा था। उसने मुस्कुराती निगाहों से तीनों को देखा। कैसा है जग्गू? उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही पूछा। उसकी आवाज़ से फ़ौरन पहचान गया जगमोहन कि वही है जो बिना नजर आए उससे मिलता रहा और उसे रास्ता बताता रहा। आखिरी बार ये कुएं में तब मिला था जब कमला रानी ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पोते बाबा। तुम? जगमोहन के होठों से निकला। सोहनलाल ने भी उसकी आवाज़ सुनकर उसे पहचान लिया था। हाँ जग्गू, मैं तेरे को लेने आया हूँ। वैसे मैं खुद किसी को लेने कभी नहीं आता। अब तुम अपने बारे में बताओ। बग्गी में बैठ जाओ, सोबरा की नगरी चलते हैं, वो बोला। रास्ते में बात भी हो जाएगी। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। चले चलते हैं, सोहनलाल ने सिर हिलाया। तीनों बग्गी में जाकर बैठ गए। उसने बग्गी मोड़ी और वापस दौड़ा दी। ये कौन है सोहनलाल? नानिया ने पूछा।
सोबरा का कोई आदमी है, कई बार ये हमसे बातें करता रहा है, परंतु आमने सामने पहली बार देखा है। ये वही है जिसने कालचक्र से निकलने के बाद हमसे बातें की थी? हाँ, जगमोहन उससे बोला। तुम कौन हो? मैं सोबरा का करीबी सेवक हूँ, मनीराम नाम है मेरा, वो बोला। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सोबरा की नगरी। मैंने सोचा पैदल चलने में तुम लोगों को कष्ट होगा, इसलिए घोड़ा गाड़ी ले आया। देवराज चौहान कहाँ है? देवा, मिन्नो, बाकी सब जथुरा की नगरी पहुंच चुके हैं। सब? हाँ, सब। तुमने हमें सोबरा की ज़मीन पर आने के लिए क्यों कहा? जगमोहन ने कहा। इसी में सबका भला है, मनीराम ने कहा। क्यों? सब जथुरा की ज़मीन पर इकट्ठे होते तो गलत हो जाता। देवा, मिन्नो को समझाता कौन? क्या मतलब? सारे मतलब मुझसे मत पूछो। हम सोबरा के पास चल रहे हैं, उससे बात करना। मेरे ख्याल में मुझे देवराज चौहान के पास होना चाहिए था। जथुरा उससे कभी भी झगड़ा कर सकता है। मनीराम हंस पड़ा। क्या हुआ? तुम अभी भी नहीं समझे क्या? पोते बाबा तुम सबको यहाँ लाया है। जगमोहन चौंका, आंखें सिकुड़ी उसकी। क्या कह रहे हो? वो तो हमें पूर्व जन्म में आने से रोकना चाहता था, जगमोहन के होठों से निकला। जगमोहन ठीक कहता है, सोहनलाल ने कहा। ऐसा आभास कराकर तुम लोगों को धोखा दे रहा था पोते बाबा, वो बहुत चालाक है। क्या कहना चाहते हो? जगमोहन की आंखें सिकड़ी हुई थी। सच बात तो यह है कि अपनी हरकतों की आड़ में पोते बाबा तुम सबको पूर्व जन्म में लाना चाहता था। तुम्हारी बात पे यकीन नहीं होता। तुम सब पूर्व जन्म में पहुंच चुके हो। अब तुम्हें मेरी बात का यकीन कर लेना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि जथुरा देवराज चौहान से झगड़ा नहीं करेगा? नहीं, वो तो झगड़ा करने की स्थिति में ही नहीं है। मनीराम बग्गी दौड़ाता ऊंचे स्वर में कह रहा था। पोते बाबा ही जथुरा के हर काम का करता धरता बना हुआ है। कुछ काम जथुरा की बेटी तवेरा देखती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, खुलकर बताओ। बेहतर होगा कि ये सब बातें सोबरा के मुंह से ही सुनो। सब कुछ कह देना मेरे अधिकार में भी नहीं है। अगर हम सोबरा के पास ना आते तो बुरा होता देवा मिन्नो का, परंतु अब शायद सब ठीक हो जाए। जगमोहन और सोनलाल की नज़रें मिली। तुम अपनी बातों में पहेलियां बुझा रहे हो। मनीराम खामोश रहा। बग्गी रोक दो, जगमोहन बोला। हम जथुरा की ज़मीन पर देवराज चौहान के पास जाएंगे। अब यह संभव नहीं। क्यों? सोबरा तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है, और क्या तुम चाहते हो कि देवा मिन्नो को कोई नुकसान हो? नहीं। फिर तुम्हें सोबरा की ज़मीन पर ही रहना होगा। यहीं से आगे जाने का तुम लोगों का रास्ता बनेगा। कहाँ? कहाँ आगे जाने का रास्ता? इस बारे में सोबरा बताएगा। देवराज चौहान जथुरा की ज़मीन पर इस वक्त किस स्थिति में है? जगमोहन ने पूछा। वो सब जथुरा के बड़े महल में मेहमान बने हुए हैं, उनके बारे में फिक्र मत करो। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। देखते हैं क्या होता है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी बात की फिक्र मत करो, सोबरा तुम लोगों का दुश्मन नहीं है। समझो तुम लोग अपने घर में हो। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, कुछ तो पता चले। जगमोहन झल्लाया। सोबरा से बात होते ही सब जान जाओगे। जगमोहन ने नानिया से कहा। तुम तो कहती थी कि सोबरा अच्छा है, तो बुरा क्या कर दिया सोबरा ने तुम्हारे साथ? नानिया क्या उठी। वैसे मेरा मतलब था कि सोबरा जथुरा से बेहतर है। जथुरा में तुम्हें क्या बुराई दिखी? पता नहीं, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कालचक्र में रानी साहिबा बनी हुई थी। वो कालचक्र सोबरा का है, जिस पर अब जथुरा का अधिकार है। तो तुम सोबरा को जानती हो? हाँ, तभी तो उसने कालचक्र में मेरी जगह बनाई। फिर तो वो तुम्हें जथुरा से अच्छा लगेगा ही। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। सोहनलाल, अपने दोस्त से कह दो कि मुझसे ठीक तरह बात किया करे। धीरे धीरे तुम्हें इसकी और इसे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। ये क्या बात हुई? ब्याह तो मेरा और तुम्हारा होना है। रिश्तेदार भी तो होते हैं ब्याह के बाद। सोहनलाल मुस्कुराया। तब जगमोहन तेरा रिश्तेदार होगा। ये तो बहुत बोलता है। वही तो कहा है कि आदत पड़ जाएगी। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तुम काम क्या करते हो? नानिया ने पूछा। मैं? सोहनलाल अचकचाया। हाँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम्हारे दोस्त से नहीं। मैं ताले तिजोरी खोलता हूँ। ये क्या काम हुआ? ये काम ही है। सोहनलाल अब क्या जवाब देता? इसे भी सिखा देना। जगमोहन ने व्यंग्य से सोहनलाल से कहा। तू चुप रह, सकपकाए से सोहनलाल ने कहा। जगमोहन ने मुंह घुमा लिया। इसे कहो हमारी बातों के बीच ना बोले। सुन लिया होगा इसने। इसके साथ तो नहीं रहते तुम उस दुनिया में? नानिया ने पूछा। नहीं, हम दोनों अलग अलग घरों में रहते। ये तो कितनी अच्छी बात है, नानिया ने कहकर गहरी सांस ली। जगमोहन ने मनीराम से पूछा। कितनी देर का रास्ता है? थोड़ा वक्त और लगेगा, फिर हम सोबरा की नगरी पहुंच जाएंगे। मनीराम ने बग्गी दौड़ाते कहा। अंधेरे में घोड़ों को रास्ता कैसे नजर आ रहा है? घोड़े रास्ता पहचानते हैं। सोबरा और जतुरा भाई हैं? हाँ। दोनों में बनती नहीं? नहीं। लंबे समय से मनमुटाव चला आ रहा है, मनीराम ने बताया। कुछ देर बाद ही उन्हें नगरी की रोशनियां दिखाई देने लगीं। सादी सी नगरी थी सोबरा की। जतुरा की तरह सोबरा की नगरी में तड़क भड़क नहीं थी। साधारण सी सड़कें थीं। घोड़ा गाड़ी, बग्गी, ठेला गाड़ी वगैरह आ जा रही थी। अंधेरा होने के पश्चात रोशनियों का पर्याप्त इंतजाम था। वहाँ एक ही महल नजर आ रहा था। उस पर रोशनियां चमक रही थीं।
मनीराम उन तीनों को उसी महल में ले आया था। बग्गी महल के गेट के भीतर जा चुकी थी। आओ। मनीराम नीचे उतरता क्या उठा। नीचे उतरो। जगमोहन, सोहनलाल और नानिया नीचे उतरे। महल पर नजर मारी। सोबरा यहाँ रहता है? जगमोहन ने पूछा। हाँ, मनीराम मुस्कुराया। सोबरा यहीं रहता है। महल के फाटक पर जलती मध्यम सी रोशनी उन तक पहुंच रही थी। इस वक्त वो भीतर ही है? हाँ। मनीराम आगे बढ़ता क्या उठा। मेरे पीछे आओ। तीनों उसके पीछे चल पड़े। मैं इस महल में बहुत बार आई हूँ, नानिया ने कहा। कब? सोबरा के कालचक्र बनाने से पहले। मैं यहीं तो काम किया करती थी। सोबरा के काम। फिर उसने मुझे कालचक्र में रानी साहिबा बनाकर बिठा दिया। मैं कालचक्र में कैद होकर रह गई। तब तो तुम्हें सोबरा से नाराज़गी होगी कि उसने तुम्हें कैद में बिठा दिया, सोहनलाल ने कहा। नाराज़गी क्यों? यह भी सोबरा का ही काम था। मनीराम के साथ वे महल में प्रवेश करते चले गए। शानदार महल था भीतर से। विशाल खुले रास्ते। महल के कर्मचारी काले कपड़ों में आ जा रहे थे। मनीराम तेजी से एक राहदारी में बढ़ता जा रहा था। जगह जगह रोशनी हुई पड़ी थी। उन्हें लेकर मनीराम एक कमरे में जा पहुंचा। बड़ा और खुला कमरा था। बिस्तर लगे थे वहाँ। रोशनी हो रही थी। तुम तीनों यहाँ आराम करो, उस तरफ स्नानागार है। नहा लेना, कुछ ही देर में भोजन हाजिर हो जाएगा। हम सोबरा से मिलना चाहते हैं। अवश्य, परंतु मुलाकात भोजन के बाद होगी। मेहमान की पहले सेवा करना आवश्यक है। तुम लोग दूर से आयो। कहने के साथ ही मनीराम पलटा और वहाँ से बाहर निकलता चला गया। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। आह, कितना अच्छा लग रहा है महल में ठहर कर। नानिया क्या उठी। महल में हर कोई नहीं ठहर सकता। तुम खुश हो? सोहनलाल मुस्कुराया। बहुत। मैं तो स्नान करने जा रही हूँ। नानिया एक दिशा में बढ़ती क्या उठी। मैं जानती हूँ इधर जनाना और मर्दाना दोनों स्नान करें। पहले मैं कभी महल के स्नानागार में स्नान नहीं कर पाई, परंतु आज करूँगी। नानिया चली गई। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, सोहनलाल ने कहा। यह बात सोबरा बताएगा। क्या मतलब? सोबरा के आदमी मनीराम ने ही हमें यहाँ पहुँचने को कहा था। सोबरा के इशारे पर ही उसने ये सब किया होगा। सोहनलाल ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे ख्याल में हम जितनी जल्दी नहा धोकर फारिग होंगे उतनी जल्दी सोबरा से मुलाकात होगी। अब मनीराम सोबरा को हमारे आ जाने की खबर दे रहा होगा। देखे तो सही कि सोबरा कहता क्या है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान और बाकी के लोग जथुरा के महल में, हम सोबरा के महल में, और दोनों दुश्मन हैं। जगमोहन सोहनलाल को देखने लगा। सोबरा और जथुरा की दुश्मनी से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन के चेहरे पर सोचे छाई रही। शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, सोहनलाल पुनः बोला। सोबरा से बातचीत के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, जगमोहन क्या उठा। मनीराम, जगमोहन, सोहनलाल और नानिया को लेकर सोबरा के पास पहुंचा। बहुत बड़े खुले कमरे में सोबरा मौजूद था। बाहर दो पहरेदार सतर्क खड़े थे। उस कमरे में मध्यम सी रोशनियां फैली थी। छत पर फानूस लटक रहे थे जो कि रोशन थे। एक तरफ फर्श पर नीचे ही नर्म गद्दे बिछे थे, जिन पर पड़े गोल तकियों के बीच 5 फुट का सोबरा बैठा था। बदन पर एक धोती के अलावा और कुछ नहीं था। हाथ में चांदी का गिलास था जिसमें वो रह रहकर घूट भर रहा था। पास में घुटने के बल एक कम उम्र की युवती अर्धनग्न से कपड़े पहने बैठी थी। सोबरा की आंखों में नशे की लाली झलक रही थी। सोबरा ने तीनों को देखा, फिर मुस्कुराकर कह उठा, स्वागत है। सोबरा तुम तीनों का स्वागत करता है। इसके साथ ही उसने कुछ फुट दूर गद्दे की तरफ इशारा किया। मेरे मेहमान वहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं, बातें भी हो जाएंगी। जगमोहन, सोहनलाल और नानिया गद्दे पर जा बैठे। मनीराम हाथ बांधे खड़ा रहा। यह वक्त मेरे आराम करने का होता है, परंतु तुम लोग मेरे खास मेहमान हो। सफ़र में परेशानी तो नहीं हुई? सब ठीक रहा, जगमोहन बोला। सोबरा ने उस कमसिन युवती से कहा, मेहमानों को जाम पिलाओ। अभी लीजिए, कहकर वो फौरन उठी। कोई ज़रूरत नहीं, जगमोहन क्या उठा। हम इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। बेहतर है। सोबरा ने युवती को देखा। तुम जाओ, अभी मुझे मेहमानों से बातचीत करनी है। युवती बाहर निकल गई। तुम कैसी हो नानिया? अच्छी हो सोबरा, परंतु कालचक्र में बंदी बनकर रहने में परेशानी अवश्य हुई। मैंने तुम्हें रानी साहिबा बनाया था। यही तो मेरी सज़ा थी कि एक साधारण युवती को रानी साहिबा बनकर कालचक्र में रहना पड़ा। सोबरा हंस पड़ा। हाथ में थाम रखे गिलास से घूंट भरा और उसे एक तरफ रख दिया। जग्गू और गुलचंद, बहुत समय बाद तुम दोनों को देख रहा हूँ। तुम हमें कब से जानते हो? सोहनलाल ने पूछा। बहुत देर से, जब तुम लोगों का पहला जन्म था। फिर तुम सभी मिन्नों के साथ हुई नगरी की लड़ाई में मर गए। दोबारा तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। हमें काम की बातें करनी चाहिए, जगमोहन क्या उठा। अवश्य। सोबरा मुस्कुराया और मनीराम से बोला, तुम जाओ मनीराम, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मनीराम बाहर निकल गया। कहो, क्या कहना है जग्गू? तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुला लिया मनीराम के द्वारा? क्या तुम्हें मेरे यहाँ आना बुरा लगा? ये मेरी बात का जवाब नहीं है, जगमोहन गंभीर था। तुम्हें बुलाना, गुलचंद को भी यहाँ लाना ज़रूरी था ताकि संतुलन कायम रहे, सोबरा ने कहा। नानिया ने तुम लोगों से कहा कि सोबरा के यहाँ जाना ठीक है।
ये बात मैंने ही नानिया के दिमाग में डाली थी। तुमने ऐसा क्यों किया? संतुलन कायम रखने के लिए। सोबरा शांत स्वर में कह उठा। देवा, मिन्नो, बेला, त्रिवेणी, भंवर सिंह, नील सिंह, परसू सब तो जतुरा की ज़मीन पर जा रहे थे। अगर तुम दोनों भी वहाँ चले जाते तो संतुलन बिगड़ जाता। देवा मिन्नो को समझाता कौन कि वो जो कर रहे हैं उन्हें वो नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो? सोबरा खामोश सा हो गया। जगमोहन, सोहनलाल, नानिया की नज़रें उस पर टिकी रहीं। फिर सोबरा कह उठा। जथुरा मेरा भाई है, परंतु उसकी मेरी बनती नहीं, क्योंकि उसने धोखेबाजी की मुझसे। पिता की मौत के समय उसने पिताश्री से उनकी सारी ताकतें ले ली, मुझे कुछ भी नहीं दिया। उन्हीं ताकतों के सहारे आज वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली बना हुआ है। तो ये वजह है भाइयों की दुश्मनी की? ये वजह नहीं, दुश्मनी की शुरुआत थी। उसके बाद तो बात बात पर दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। परंतु जथुरा पिता से मेरी ताकतों का बंटवारा करने को तैयार नहीं हुआ। ज़्यादा ताकतवर होकर वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता। तीनों उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। जगमोहन क्या उठा। यह भी तो हो सकता है कि जथुरा ने ऐसा कुछ न किया हो, परंतु उसके ज़्यादा ताकतवर हो जाने की वजह से तुम्हें अक्सर ये महसूस होता हो कि जथुरा तुम्हें नीचे दिखा रहा हो। सोबरा मुस्करा पड़ा। अगर ऐसा भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु वो उन ताकतों की सहायता से बड़ा बना जिन पर मेरा भी हक था। तीनों की निगाह सोबरा पर थी। मानते हो या नहीं? सोबरा ने पूछा। पिता की चीज़ पर तो दोनों का बराबर बराबर हक होना चाहिए, सोहनलाल ने कहा। यही तो मैं कहता हूँ, सोबरा ने सिर हिलाया। परंतु जथुरा मानने को तैयार नहीं हुआ कभी भी। लेकिन तुम दोनों भाइयों के झगड़े में हमारा क्या मतलब? जगमोहन ने कहा। मतलब पैदा हो गया। कैसे? मेरी बातें वहीं तक पहुंचेंगी, सुनते रहो। सोबरा बोला। ताकतवर होने के नाते जथुरा ने मुझे कई बार नुकसान पहुंचाया। उसके खबरें मेरे आदमियों में मौजूद रहते हैं जो उसे खबरें देते हैं। तंग आकर मैंने कालचक्र का निर्माण किया। जथुरा के जासूसों को मैं पहचान गया था, इसलिए उनके द्वारा कालचक्र की खबर जथुरा तक पहुंचाता रहा कि मैं ऐसे कालचक्र का निर्माण कर रहा हूँ कि जथुरा इसमें फंसकर कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। यह जानकर जथुरा ने कालचक्र पर काबू पाने की तैयारियां शुरू कर दी, और यही तो मैं चाहता था। वो क्यों? क्योंकि कालचक्र की आड़ में मैं जथुरा को फंसा देना चाहता था, और वो फंस भी गया। कालचक्र होता क्या है? सोहनलाल ने पूछा। कालचक्र में नकली दुनिया और नकली हाथ से भरे जाते हैं। हालात के मुताबिक जिन्हें कालचक्र में छोड़ दिया जाता है, उनसे दूर बैठे मनचाहा काम दिया जा सकता है। किसी को कालचक्र के भीतर ढकेल दो तो वो कालचक्र में ही भटकता रहेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा तमाम उम्र। बहुत कुछ होता है कालचक्र में, बताने लगूं तो सारी उम्र बीत जाए। कालचक्र भी कई तरह के होते हैं। मैंने 40 वर्ष लगाकर उम्दा बढ़िया कालचक्र बनाया, परंतु जथुरा की खबरियों की जानकारी में आए बिना मैंने ये बात भी कालचक्र में डाल दी कि जो कालचक्र को काबू में करेगा वो सज़ा का हकदार होगा। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, विद्या द्वारा ऐसा किया जा सकता है। मैंने कालचक्र को महाकाली के नाम बांध दिया। महाकाली? हाँ, तंत्र मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है महाकाली। उससे बात कर पाना भी किसी के लिए आसान नहीं, परंतु मेरे से उसकी पहचान है। कभी मैं उसके काम आया था। महाकाली के नाम बांधने से पहले मैंने महाकाली की इजाज़त ली, यानी कि अब कालचक्र को कोई नुकसान पहुंचता तो महाकाली उसे सज़ा देने की हकदार थी। यह सारा काम मैंने गुपचुप किया। जथुरा के खबरियों को यह सारी खबर नहीं होने दी कि बात जथुरा तक पहुंचे, यानी कि जथुरा इस सारी बात से अनजान रहा। सोबरा बेहद शांत स्वर में कह रहा था। आखिरकार वो वक्त भी आया जब मैंने जथुरा पर कालचक्र फेंका। फिर क्या हुआ? जथुरा पहले से ही सावधान था। उसे खबर हो चुकी थी कि मैं कालचक्र फेंकने जा रहा हूँ। उसने कालचक्र को काबू में करने का पूरा इंतजाम कर रखा था, और उसने कालचक्र पर काबू पा लिया। मेरी 40 वर्षों की मेहनत पर जथुरा ने अपना अधिकार जमा लिया। कालचक्र का वो मालिक बन बैठा, जबकि उस कालचक्र के साथ ये बात भी जुड़ी थी कि जो उसे पकड़ेगा, कैद करेगा, उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये बात जथुरा तब जान पाता जब वो पूरा कालचक्र देखता, तब उसे ये बात भी नजर आती, परंतु वो तो जीत के नशे में चूर था। इन बातों को सोचने की उसे फुर्सत ही कहाँ थी। सोबरा खामोश हुआ तो जगमोहन बोला। फिर क्या हुआ? जथुरा ने कालचक्र पर अपना कब्जा जमाया तो महाकाली को फौरन इस बात का संकेत मिल गया। उसने मुझे बताया कि जथुरा ने कालचक्र पर कब्जा कर लिया है। महाकाली आज़ाद है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चल सकता। चूंकि जथुरा मेरा भाई था, इसलिए महाकाली चाहती थी कि जथुरा को सज़ा न दी जाए, जबकि मैंने ये सब किया ही इसलिए था कि जथुरा को तकलीफ़ मिले। मैंने महाकाली से कहा कि नियम के मुताबिक वो जथुरा को सज़ा दे। महाकाली तैयार नहीं हो रही थी तो मैंने उस पर किया एहसान उसे याद दिलाया, तब जाकर वो तैयार हुई। जथुरा को सज़ा देने के लिए मैंने महाकाली से कहा कि वो जथुरा को अपनी कैद में रखे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाकाली के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।